तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है ना, हिंदी काव्य जगत के लिए गुप्त जी के योगदान को रेखांकित करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस हैं, अभ्यास प्रश्न जो आप लोगों के चैप्टर के पीछे दिया हुआ है, उसी की सीरीज में हम लोग आज एक नया प्रश्न लेकर आए हैं। और इस प्रश्न का मतलब जो उत्तर है बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही समझने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो प्रश्न इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो हिंदी काव्य जगत के लिए गुप्त जी के योगदान को रेखांकित करें, ये जो प्रश्न है इसका हम लोग सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। ठीक है, भूमिका में लिखेंगे कि मैथिलीशरण गुप्त जी आधुनिक हिंदी काव्य के एक स्तंभ माने जाते हैं। आधुनिक जो हिंदी काव्य है, काव्य मतलब कविता का जो जगत है, ठीक है, उसमें एक स्तंभ की तरह है, जिन्होंने द्विवेदी युग में राष्ट्रीय सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना को अपनी कविताओं का आधार बनाया। मतलब इन्होंने क्या किया, द्विवेदी युग में राष्ट्रीय सांस्कृतिक और सामाजिक जो चेतना चल रही थी, ठीक है, उसको अपनी कविताओं का आधार बनाया। मतलब अपनी जितनी भी कविताएं इन्होंने लिखी, इन्होंने जितनी भी कविताएं साहित्य को दी, ठीक है, उसमें सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना से मतलब जुड़े रहे। ठीक है, उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया। उनका योगदान केवल साहित्यिक नहीं था, अपितु राष्ट्रीय नवजागरण और लोक चेतना के निर्माण में भी ऐतिहासिक महत्व रखता है। तो आगे की जो बिंदु है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले भूमिका हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग बात करेंगे, कहा गया है कि काव्य जगत के लिए गुप्त जी का क्या क्या योगदान है। तो जो योगदान है उसको हम लोग सबसे पहले इस प्रकार देखेंगे कि राष्ट्रीय चेतना और नवजागरण का प्रसार। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीय चेतना और नवजागरण का जो प्रसार है, पहला बिंदु है। तो गुप्त जी ने अपनी कालजयी कृति जो है इनकी मतलब हमेशा से पहले भी प्रासंगिक बनी थी और आज भी बनी है, आगे भी बनी रहेगी। इनकी जो भारत भारती महाकाव्य है 1912 में निकला था, उसी के माध्यम से देशवासियों में भारतीयता, उसके बाद गौरव और राष्ट्रीयता की भावना का तीव्र संचार किया। मतलब इन्होंने क्या किया, लोगों में राष्ट्रीयता की जो भावना थी उसको जगाया। किसके माध्यम से, भारत भारती जो इनका महाकाव्य है उसी के माध्यम से। यह कृति जो है इनकी मतलब कृति मतलब जो इन्होंने ये लिखा है, उसकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अत्यंत लोकप्रिय हुई और इसने सोई हुई जनता को जगाने का कार्य किया। मतलब जो स्वतंत्रता आंदोलन हमारा चल रहा था, अंग्रेजों को खदेड़ने का काम जब चल रहा था, उसी समय ये लिखा गया। 1912 से लेकर 1912 में ये प्रकाशित हुआ था, जब अंग्रेजों का शासनकाल था। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ों को देख लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जरूर जाएँ। प्ले लिस्ट MHD2 और साथ में PYQ दिया हुआ है, ऐसा कुछ नाम है। ठीक है, तो इसमें जाकर आप लोग सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो क्या हुआ कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये चीज़ें थी जो अत्यंत लोकप्रिय हुई और ये मतलब लोगों को जगाने का काम किया था। तो जिसकी लोकप्रियता ने उस समय की कई अन्य रचनाओं को पीछे भी छोड़ दिया था। ठीक है, जब ये रचना निकली तो उस समय की बहुत सारी रचनाएं ऐसे हुई थी जिनको इसने पछाड़ दिया, सारी चीज़ें पीछे रह गई थी। दूसरा नंबर है जनभाषा को साहित्य की भाषा बनाना। इन्होंने क्या किया, जो जन की भाषा थी मतलब लोगों का जो भाषा था, इन्होंने उसी भाषा को साहित्य का भाषा बना दिया। भारतेंदु बाबू द्वारा शुरू किए गए खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने के अभियान को पूर्णता प्रदान करने का श्रेय गुप्त जी को जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो खड़ी बोली का साहित्य की भाषा खड़ी बोली की शुरुआत की थी, उसे आगे बढ़ाने का काम इन्होंने जारी रखा गुप्त जी ने। ठीक है, और उन्होंने अपनी सरल सहज और व्याकरण सम्मत खड़ी बोली के प्रयोग से इसे जन जन के अभिव्यक्ति का माध्यम बना दिया, जिससे हिंदी काव्य की पहुंच और व्यापकता बढ़ी। मतलब लोगों की भाषा में जब भी कोई चीज़ें लिखी जाएंगी तो लोग उसे जब पढ़ेंगे तो आसानी से समझेंगे। अगर मैं बताऊं कि ये जो लैंग्वेज है, अगर आप लोग समझ सकते हैं, आप लोगों की लोकल भाषा में है, तो आप लोग अगर पढ़ेंगे तो बाकी लोगों से ज़्यादा समझेंगे। ठीक है, इसलिए जो भी चीज़ें हमारे अपने लैंग्वेज में मिलती है उसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ठीक वही काम किया गुप्त जी ने भी, लोगों की भाषा में चीज़ें लिखना आरंभ कर दिया, कविता लिखना शुरू कर दिया। लोक नायकत्व और नेतृत्व क्षमता, गुप्त जी ने भारतीय जनता को उसकी समग्रता में समझा और उसका प्रभावशाली ढंग से साहित्यिक नेतृत्व किया। इस व्यापक लोक स्वीकार्यता और नेतृत्व क्षमता के कारण ही उन्हें आधुनिक काल का तुलसीदास कहा जाता है। जहाँ लोक नायकत्व की वही भावना मध्यकाल के तुलसीदास के बाद इनमें उपलब्ध हुई। मतलब मध्यकाल में जो तुलसीदास में लोक नायकत्व जो था, वही क्षमता हमें बाद में गुप्त जी में देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए इन्हें आधुनिक काल का तुलसीदास कहा गया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने भारतीय जनता को सबको मतलब समग्रता में समझा, मतलब सबको एक साथ इन्होंने समझा और सबको
जो समता का भाव है उसका इन्होंने बातें कही अपनी कविताओं में, ठीक है। अतीत का गौरवगान और नवीन निर्माण, इसमें क्या हुआ कि उन्होंने अतीत की समृद्ध विरासत जैसे रामायण, महाभारत, पौराणिक चरित्रों को आधार बनाकर वर्तमान की समस्याओं और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नवीन विचारों और राष्ट्रीय आदर्शों का निर्माण किया, ठीक है। यह अतीत और नवीन का सुंदर समन्वय हिंदी साहित्य में विरल है। मतलब इन्होंने क्या किया कि जो हमारा अतीत है, जो हमारा इतिहास है, जैसे रामायण, महाभारत, पौराणिक जो कथाएं हैं, उनको उन्होंने उठाया और वर्तमान में जो समस्या चल रही है उससे उन्होंने जोड़ दिया, ठीक है। जब डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ा तो लोगों ने पढ़ा और कहाँ से हमें क्या चीज़ें सीखनी चाहिए और क्या लेनी चाहिए, और जो वर्तमान हमारी समस्या है उसको कौन सी चीज़ों से, अतीत के कौन सी चीज़ों से हमें सीख कर उसे समस्या का समाधान करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को उन्होंने ध्यान में रखा। जिससे क्या हुआ कि अतीत और नवीन, जो पुरानी चीज़ें हैं और जो आज का है नवीन चीज़ें, उसका सुंदर समन्वय, मतलब दोनों का मिलावट हमें देखने को मिलता है इनके साहित्य में, जो कि बहुत ही कम किसी कवि के साहित्य में देखने को मिलता है। साहित्यिक और सामाजिक समन्वय, गुप्त जी की रचनाओं में भारतीय संस्कृति के विविध आयामों का चित्रण मिलता है। उन्होंने न केवल राष्ट्रीय बल्कि सामाजिक कुरीतियों पर भी ध्यान दिया और आदर्श, मानवीय तथा पारिवारिक मूल्यों को स्थापित किया, जिससे समाज में समन्वय की भावना बढ़ी। क्या किया इन्होंने, सामाजिक और सांस्कृतिक जो मिल मिलाव है उसको इन्होंने एक साथ रखा, समन्वय समानता बनाकर रखा। तो इनके जो साहित्य है उसमें विभिन्न तरह के आयामों का चित्रण मिलता है, जिसमें राष्ट्रीयता के साथ साथ समाज में जो कुरीतियाँ प्रचलित थी उसके ऊपर भी इन्होंने ध्यान दिया था और कुरीतियों को दूर करने का इन्होंने भी प्रयास किया था। उसके बाद है नारी पात्रों का उदात्तीकरण। यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है, उन्होंने साकेत में, इनका महाकाव्य साकेत भी है, इसमें उन्होंने उर्मिला और यशोधरा में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा जैसे उपेक्षित है और गौण नारी चरित्रों की केंद्रीय को महत्व प्रदान किया। इन्होंने क्या किया, उन्होंने इन पात्रों की व्यथा को समझा, जो दुख हैं, जो दर्द हैं, उनको समझा, त्याग की भावना को इन्होंने उकेरा और शक्ति को चित्रित कर नारी जीवन के प्रति समाज के दृष्टिकोण को बदलने का महत्वपूर्ण कार्य किया। मतलब यहाँ पे उर्मिला जो है वो लक्ष्मण की पत्नी है, यशोधरा जो है गौतम बुद्ध की पत्नी है। तो ये जो समाज में उपेक्षित नारी पात्र हैं, उन्होंने इनको अपना टारगेट में लिया, ठीक है, और इनकी शक्ति को, इनके दुख को, इनकी वेदना को, इनकी त्याग को, इन सारी चीज़ों को लोगों के सामने, समाज के सामने एक नए दृष्टिकोण बनाकर इन्होंने प्रस्तुत किया ताकि लोगों का सोच बदले, ठीक है। उसके बाद है साम्राज्यवाद और सामंतवाद का विरोध, जिसमें गुप्त जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से साम्राज्यवाद की जनविरोधी प्रकृति और गर्हित सामंतवादी प्रवृत्तियों के समुचित उद्घाटन का सूत्रपात किया। यह उनके प्रगतिशील विचारों और सामाजिक राजनीतिक चेतना का प्रमाण है, जिसने तत्कालीन जनता को अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की प्रेरणा दी। मतलब क्या किया, साम्राज्यवाद और सामंतवाद का इन्होंने विरोध किया, ठीक है। इन्होंने जो प्रगतिशील विचार थे और सामाजिक राजनीतिक चेतना का इन्होंने प्रमाण दिया, ठीक है, जिसने तत्कालीन जनता के अन्याय, मतलब उस समय के जो जनता थी उसको अन्याय से लड़ने का इन्होंने साहस, लोगों के अंदर साहस भर दिया, ठीक है। उसके बाद है प्रबंध काव्य की परंपरा को समृद्ध करना। मतलब इन्होंने साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथ वध जैसे उत्कृष्ट प्रबंध काव्यों की रचना कर द्विवेदी युग में इस विधा को शिखर तक पहुंचाया। इन काव्यों ने पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं को आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत किया। यहाँ पर गुप्त जी क्या कहते हैं, ये जो पुरानी जो ये कथाएं हैं, जैसे साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथ वध, ये जो अतीत से लिए गए जो चरित्र हैं, इनको क्या किया इन्होंने द्विवेदी युग में आने के बाद इनको पौराणिक कथाओं से उठाकर, ऐतिहासिक कथाओं से उठाकर आधुनिक संदर्भ में इसको प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। तो लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई। उसके बाद है सरल, ओजपूर्ण और ज्ञातापूर्ण शैली। मतलब इनकी जो रचना हुई वो सरल थी, ओजपूर्ण थी, ज्ञातापूर्ण थी। ओजपूर्ण का मतलब हो गया जैसे जो लय भाव है, ठीक है, एक मतलब ओजपूर्ण एक गुण से रहित है। ओज गुण, तम गुण, रजोगुण, 3 गुण है, उसमें ओज गुण से ये पूर्ण थी। साथ में ज्ञातापूर्ण है। ज्ञाता मतलब जो ऐसी शैली में इसको रखा गया जैसे वो गाया जा सके, ठीक है, गीत की तरह गाया जा सके। तो उनकी काव्य भाषा जो थी वो सरल थी, सुबोध थी और प्रवाह पूर्ण थी। उसमें क्या होता है, ओज मतलब बीरस तथा ज्ञाता मतलब संगीत के गुण। हाँ, यहाँ पे मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था। ओज मतलब वही है जो जिसमें वीरता की बातें हो, मतलब जब कुछ बोला जाए तो उसको साहस के साथ बोला जाए, ठीक है। तो वीर रस उसमें है
गाता है, संगीत के साथ गाया भी जा सकता है, इसका समावेश उन्होंने किया। उसके बाद जिसने उनकी रचनाओं को जनसाधारण के बीच पढ़ने और गाने के लिए सहज बना दिया। जब इन्होंने इन सारी चीज़ों का समागम किया तो सारी चीज़ें जो थी उनकी कविताओं की लोगों के सामने सहज हुई, लोगों के बीच में पढ़ने और गाने योग्य बना दिया, ठीक है। तो ताकि लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। नैतिक और आदर्शवादी स्वर, जिसमें गुप्त जी का काव्य नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठा और आदर्शवाद से परिपूर्ण है। उन्होंने मानव जीवन में त्याग, प्रेम, सत्य और राष्ट्र प्रेम को उच्च आदर्शों को स्थापित किया, जो आज भी पाठकों को जीवन मूल्यों की ओर प्रेरित करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें जो नैतिक और आदर्शवादी स्वर है, इसमें क्या किया इन्होंने, लोगों को नैतिकता की बातें सिखाई, कर्तव्यनिष्ठ बनाया और आदर्शवाद बना दिया, ठीक है। उन्होंने मानव जीवन में जो त्याग है, जो प्रेम है, सत्य है और राष्ट्र प्रेम के उच्च आदर्शों को स्थापित कर दिया लोगों के अंदर, ठीक है। जिसके कारण इनके जो पाठक है उनके जीवन के मूल्यों को इन्होंने समझा दिया, ठीक है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि मैथिली शरण गुप्त का योगदान हिंदी काव्य जगत में ऐतिहासिक और अपरिहार्य है। उन्होंने केवल कविता नहीं लिखी बल्कि युग निर्माण का कार्य किया। जनभाषा को साहित्य की भाषा बनाने, राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद करने और लोक नायकत्व की भावना को प्रतिष्ठित करने में उनका योगदान अद्वितीय है। उन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा मिलना उनके इसी व्यापक और गहरे प्रभाव का प्रमाण है, जिसने उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का एक अमर हस्ताक्षर बना दिया। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने इस वीडियो में देखा जो क्वेश्चन नंबर 5 था कि हिंदी काव्य जगत के लिए गुप्त जी के योगदान को रेखांकित करें। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी थोड़ी मदद मिल सके। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।